तो महानगरों की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात दिल्ली की, जो आज की बारिश में जलमग्न हो गई। दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सुबह से तेज बारिश हुई और कई घंटे बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थिति क्या है। सबसे पहले ये 6 तस्वीरें जिनसे आपको समझ में आएगा दिल्ली एनसीआर की हालत। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर अंडरपास का रास्ता भारी बारिश के बाद बंद करना पड़ गया है। अंडरपास में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि गाड़ियों के डूबने का खतरा है, जिसे देखते हुए ये रास्ता पानी निकलने तक बंद कर दिया गया है। वहीं दिल्ली के साकेत में भारी बारिश की वजह से एक दीवार गिर गई और दीवार गिरने से कई गाड़ियों को नुकसान हो गया। ये गाड़ियां स्कूल की दीवार के पास खड़ी हुई थी और तेज बारिश के बाद अचानक दीवार गिर गई। तेज बारिश के बाद दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सड़क पर सैलाब है और ट्रैफिक जैम की स्थिति है। गुरुग्राम में डीएलएफ गोल्फ कोर्स अंडरपास में पानी भर गया है। अंडरपास में किसी नदी की नहर की तरह तेज बहाव के साथ ये पानी बह रहा है। भारी बारिश के बाद यहां गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। सोना रोड की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, सड़क पर नाव चल रही है। आज बारिश के बाद गुरुग्राम की ये तस्वीर भी देखने को मिली। गाजियाबाद में भी बारिश की वजह से इंद्रपुरी की पुलिस चौकी डूब गई। चौकी में रखे कागजात, वहां खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई। मिलेनियम सिटी, जी हां, बात गुरुग्राम की, जहां भारी बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी है। कहीं पर सड़कें डूब गई तो कहीं सड़क पर नाव चलती नजर आ रही है। बारिश के बाद गुरुग्राम में क्या स्थिति है, ये आप तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। सड़कों पर गाड़ियां तो चलती आप देख सकते हैं, लेकिन सड़क नहीं दिखाई दे रही। हर तरफ सिर्फ पानी नजर आ रहा है। गुरुग्राम के डीएलएफ गोल्फ कोर्स अंडरपास की हालत देखिए। कई घंटे की बारिश के बाद सड़क किसी नहर की तरह नजर आ रही है। पानी इतना ज्यादा है कि यहां पर पूरी गाड़ी पानी में डूब गई है और सिर्फ गाड़ी की छत नजर आती है। अंडरपास में भरे पानी की निकासी के लिए गुरुग्राम नगरपालिका ने पंप के जरिए पानी को निकालने का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद रास्ता बहाल किया जा सका। इस वक्त मैं हूं गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 4 के सेक्टर 27 में। यहां पर जो अंडरपास है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं। कुछ घंटों की बारिश के बाद ये पूरा अंडरपास पानी से लबालब भर गया है। लगभग 8 से 10 फीट पानी भर गया और पूरा अंडरपास पानी से लबालब भर गया। ये अंडरपास झील में तब्दील हो गया है, जिसके बाद यातायात को रोक दिया गया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जनरेटर के माध्यम से लगभग 4 से 6 जनरेटर लगाए गए हैं ताकि अंडरपास से ये पानी निकाल लिया जाए। इस अंडरपास में ज्यादा पानी भर जाने की वजह से ट्रैफिक को रोक दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर पानी की निकासी के लिए लगातार जनरेटर से चलाए जा रहे हैं ताकि ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जाए जब ये पानी यहाँ से निकल जाएगी। राजू राज, जी मीडिया, गुरुग्राम। अंडरपास है या नहर है, तस्वीरें देखकर समझ नहीं आ रहा। यह स्थिति है गुरुग्राम में। केवल गोल्फ कोर्स अंडरपास ही नहीं बल्कि कई इलाकों में बारिश के बाद लोगों को इसी तरह की मुश्किलें सामना उनका करना पड़ रहा है। सोना रोड पर एक सोसाइटी में लोग नाव के जरिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कें पानी से भरी हुई हैं और ऐसे में गाड़ी या बाइक से चलना तो यहाँ संभव है नहीं। लोग आने जाने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? नाव का। हैरान करेंगे तस्वीरें आपको। और गुरुग्राम के सेक्टर 28 में बारिश के बाद जो हालात बने हैं उन्हें देखकर आप शायद पहचान पाएं कि किसी मिलेनियम सिटी की तस्वीरें हैं, किसी महानगर की तस्वीरें हैं। यह हाल हो गया है गुरुग्राम का। सोना रोड की तस्वीर। सेक्टर 28 का सोसाइटी आप देखिए, तालाब में तब्दील हो गया है और आने जाने के लिए सिर्फ साधन ट्रैक्टर है। हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग रहते हैं। महंगी कीमत देकर अपना आशियाना खरीदा, लेकिन अगर एक बारिश में, कुछ घंटों की बारिश में अगर स्थिति ये हो जाए तो अंदाजा लगाइए कि शहर की ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। सरकार ने क्या व्यवस्था किया है बारिश आने से पहले? क्यों नहीं ड्रेनेज सिस्टम को? सब ये जो गाड़ियां आप देखिए ये डूब गई और हम भी यहाँ तक पहुँचने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ा। यहाँ पर तस्वीरें देखिए, जो सोसाइटी है एक हाई क्लास सोसाइटी जिसमें लोग गाड़ी कमाई काफी संख्या में पैसा देकर, रोज अपार्टमेंट आप देखते हैं सेक्टर 27 का, यहाँ पर पैसा देकर यहाँ पर रह रहे हैं और उनके हालात देखिए, वो अपने घर से निकल नहीं सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट्स है। सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको जी मीडिया पे मिलेगा क्योंकि यहाँ पर लगभग 6 से 7 फीट पानी जमा हुआ है। ये स्थिति है गुड़गांव के हाई सोसाइटी की, जहाँ पर पानी 5 से 6 मीटर तक भर जाता है और कोई ड्रेनेज सिस्टम निकालने का कोई सुविधा नहीं है। राजू राज, जी मीडिया, गुरुग्राम।
जरा सोचिए यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों तक कैसे पहुंचेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में आज खूब बारिश हुई है और बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है, लेकिन सड़कों की हालत बहुत खराब है। दिल्ली के पुल प्रहलादपुर अंडरपास की तस्वीर देखिए। यहां पर बारिश के बाद रास्ता चलने लायक ही नहीं रहा, लिहाजा रास्ते को बंद करना पड़ गया है। गाड़ियों के गुजरने से खतरा बढ़ सकता था। रेस्क्यू के लिए आई क्रेन को ही बैरिकेडिंग की तरह सड़क पर खड़ा कर दिया गया ताकि लोग अंडरपास से गुजरने की कोशिश न करें। और ऐसा पहली बार नहीं है, बल्कि तेज बारिश के बाद प्रहलादपुर अंडरपास की स्थिति हमेशा ही ऐसी नजर आती है। यहां दिल्ली के साकेत की भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहां पर एक दीवार गिर गई जिससे कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। देखिए तस्वीरें, दीवार गिरने के बाद कैसे एक के बाद एक लाइन में खड़ी हुई गाड़ियां दब जाती हैं। दीवार गिरने से ये तमाम गाड़ियां दब गई। दिल्ली एनसीआर में लगातार हो रही बारिश का नतीजा देखिए कि दिल्ली के साकेत इलाके में एक स्कूल की दीवार पूरी तरह से गिर गई है। और यहाँ पर जो स्कूल है ये एक कॉलोनी से जुड़ता हुआ है। स्कूल का जो बैक साइड का गेट है उसके ठीक पीछे एक कॉलोनी है जिसकी सारी जो गाड़ियां हैं जहाँ पर रहने वाले लोगों की वो पार्किंग में लगी हुई थी, जिनके ऊपर ये दीवार गिरी। अब आप देखिए तस्वीरों में किस तरह से यहाँ से जो दीवार है उसकी पूरी रेलिंग और सारी चीजें जो गाड़ी पर गिरी हैं, इससे कई गाड़ियों को यहाँ पर नुकसान हुआ है। आसपास के लोग हैं वो इसको लेकर बहुत परेशान हैं। और तेज बारिश सुबह से ही लगातार जारी थी। यहाँ पर अभी काम चल रहा है, यहाँ पर कुछ लेबर्स लगाए गए हैं जो यहाँ से गाड़ियों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और जितने भी यहाँ तमाम लोग जो सोसाइटी के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ पर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सुबह से जो बारिश हो रही है उसके चलते अब एक स्कूल की दीवार यहाँ पर गिरी है जिसके आसपास के लोगों का काफी नुकसान हुआ। पीयूष शर्मा, जी मीडिया। और देर रात से हो रही बारिश के बाद दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी हाल कुछ ऐसा ही है। आपको नोएडा की तस्वीर दिखाते हैं जहां लगातार बारिश के बाद सड़कों पर कैसे पानी भर गया है। नोएडा की स्थिति क्या है? बुधवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में लगातार बारिश जारी है। बहुत से इलाकों में तेज बारिश हो रही है और उन्हीं इलाकों में से एक है नोएडा और गाजियाबाद में भी सुबह से ही तेज बारिश देखने को मिल रही थी 7 बजे के आसपास से। और अगर मैं अभी आपको फिलहाल ताजा स्थिति बताऊं तो 11 बजे के आसपास आप देख सकते हैं कितना ज्यादा जल भराव हो चुका है। यहाँ पर जो सड़क का एक हिस्सा है वो पूरी तरह से पानी से भर चुका है, यानी कि तालाब में तब्दील हो चुका है। नोएडा का ये सेक्टर 62 की तरफ जाने वाली सड़क फिलहाल पूरी तरह से पानी से लबालब है। इसी तरह की फिलहाल बारिश अगले 2 दिन तक उन्हें रहने वाली है। लेकिन ये जल भराव लोगों के लिए फिलहाल परेशानी की स्थिति पैदा कर रहा है, क्योंकि मौसम तो सुहाना हो गया है लेकिन जैसे ही कुछ देर ज्यादा बारिश हो जाती है तो ये सुहाना मौसम लोगों के लिए परेशानी बन जाता है। और शायद यही परेशानी अभी फिलहाल नोएडा में सड़कों पर देखने को मिल रही है। और फिलहाल मौसम विभाग इसको रेड अलर्ट घोषित कर चुका है इन इलाकों को कि यहाँ पर अभी जो मध्यम बारिश है उससे भी ज्यादा बारिश होने का फिलहाल अंदेशा जताया जा रहा है। नोएडा से वरुण भसीन, जी मीडिया। और अब बात अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत केस में आज बड़ा फैसला आया। 66 दिन के बाद अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के लिए न्याय की उम्मीद जगी है। सबसे पहले आप समझिए आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। सुशांत केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी गई है। सीबीआई जांच करेगी। बिहार पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट ने उसे सही कहा है। बिहार सरकार की सीबीआई जांच की सिफारिश करना भी कानूनन सही है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मुंबई पुलिस जांच में सहयोग करे, सभी दस्तावेज मुंबई पुलिस अब सीबीआई को सौंप दे। आगे भी कोई और एफआईआर होती है तो उसकी जांच भी सीबीआई करेगी, यह सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कह दिया गया। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी जल्द सुलझने वाली है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश की सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को इसका जिम्मा सौंप दिया है। यानी सुशांत के न्याय पक्ष पर अब किसी का हठ योग नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कहा कि सुशांत सिंह राजपूत एक प्रतिभाशाली अभिनेता थे। उनकी पूरी काबिलियत का पता चलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। काफी लोग इस केस की जांच के परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए कयासों को रोकना होगा। इसलिए इस मामले में निष्पक्ष, पर्याप्त और तटस्थ जांच समय की जरूरत है। अब फॉर द फर्स्ट टाइम एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगा और इतने सारे इस केस में पहलू हैं
जिसको कि मुंबई पुलिस ने बिल्कुल देखा तक नहीं। उन सारे बिंदुओं पे जांच होगी और सच्चाई का पता चलेगा कि अल्टीमेटली कौन था, उनके मौत का जिम्मेदार कौन था। सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले से सुशांत सिंह राजपूत के परिवार को एक उम्मीद बंधी है। परिवार ने बयान जारी करके कहा है कि मित्रों, शुभचिंतकों, मीडिया और करोड़ों फैंस का आभार। सुशांत के प्रति अगाध प्यार के लिए आभारी हैं। मजबूती से खड़े होने के लिए आपके कृतज्ञ हैं। बिहार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार का विशेष धन्यवाद। बाधित न्याय प्रक्रिया को गति देने के लिए धन्यवाद। सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी ने काम संभाल लिया है। दोषियों को अपराध की सजा मिलेगी, ये विश्वास है। संस्थाओं में लोगों का विश्वास बना रहना चाहिए। प्रजातंत्र में हमारा विश्वास और भी मजबूत हुआ है। परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करते हैं उच्चतम न्यायालय का, करोड़ों लोगों का आभार व्यक्त करते हैं, तमाम चैनल्स का हम आभार व्यक्त करते हैं जिन लोगों ने इस मुहिम को यहाँ तक पहुँचाया। और अब आशा उम्मीद जगी हुई है कि सीबीआई जांच होगी तो निश्चित रूप से सुशांत को न्याय मिलेगा। ये तसल्ली हम लोगों को हो गया है। तमाम चीजें दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा, ये आशा उम्मीद हम लोग को जगा हुआ है। इससे पहले सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सुप्रीम कोर्ट का आभार जताया और कहा, बहुत खुश हूँ। जीत और निष्पक्ष जांच की ओर ये पहला कदम है। सुशांत की बहन मीतू सिंह ने भी फैसले पर खुशी जताई और कहा, आखिरकार केस की जांच सीबीआई करेगी। सुशांत सिंह के प्रशंसकों का धन्यवाद। मौत के 66 दिन बाद सुशांत सिंह को मिली ये पहली विजय है। लड़ाई लंबी है, लेकिन न्याय की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब और मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सुशांत सिंह केस की जांच अब सीबीआई के हाथों में है। आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि सुशांत केस में अब सीबीआई क्या करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपी मिलने के बाद सीबीआई की टीम मुंबई जाएगी। सीबीआई की एसआईटी मुंबई पुलिस से केस डायरी लेगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह का मोबाइल लेगी। मुंबई पुलिस से फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट है वो भी सीबीआई की टीम ले लेगी। सुशांत सिंह राजपूत के घर की फॉरेंसिक जांच करेगी। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ भी संभव है। दिशा सालियान की संदिग्ध आत्महत्या की जांच भी संभव है। सुशांत केस में आरोपी रिया चक्रवर्ती से भी पूछताछ अब हो सकती है। सुशांत केस में सभी गवाहों और आरोपियों के बयान दर्ज होंगे। बिहार पुलिस की केस डायरी के आधार पर भी सीबीआई जांच करेगी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की मुंबई पुलिस ही जांच करे, ये पक्ष महाराष्ट्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में था। लेकिन देश के सर्वोच्च अदालत के आदेश के बाद अब इस मामले की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मुंबई पुलिस को सीबीआई जांच में सहयोग करने को भी कहा है। ऐसे में अब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करने की बात कह रही है। सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी ने आत्मचिंतन की नसीहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है उससे देश का न्याय व्यवस्था के ऊपर विश्वास बढ़ेगा। जिस प्रकार से इस केस का हैंडलिंग महाराष्ट्र में हुआ है, मुझे लगता है महाराष्ट्र सरकार ने इस पर आत्मचिंतन करना चाहिए। हम ये अपेक्षा करते हैं कि सीबीआई जल्द से जल्द इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये कानून का राज्य है, यहाँ सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है और यहाँ की पुलिस, यहाँ की न्याय व्यवस्था, यहाँ का शासन हमेशा ये देखते आया है कि कितनी भी छोटी व्यक्ति हो, बड़ी व्यक्ति हो, कानून से ऊपर कोई नहीं और सबको कानूनन अपना हक, अधिकार और न्याय मिलना चाहिए। 2 महीने से ज्यादा वक्त से सुशांत का परिवार और उनके फैंस सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी। सुशांत के परिवार ने मामले की जांच के लिए पटना में एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद बिहार पुलिस की टीम जांच के लिए मुंबई पहुंची थी।
लेकिन उसे मुंबई पुलिस का सहयोग नहीं मिला। मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस की एफआईआर को सही माना है और मामले की जांच का अधिकार सीबीआई को सौंप दिया है। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इसे सच की जीत बताया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों ने जो स्टैंड लिया उसको प्रमाणित कर दिया कि हम लोग सही थे। इस बात की मुझे खुशी है। पूरे देश को पता चला बिहार पुलिस कुछ गलत नहीं कर रही थी, सही इंटेंशन से सही दिशा में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए काम कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई थी और आज तक कोई नतीजा निकल कर नहीं आया है। ऐसे में सुशांत का परिवार और उनके प्रशंसक इस मामले में न्याय चाहते हैं। सीबीआई जांच को हरी झंडी मिलने के बाद अब इसकी आस भी बंधी है। मुंबई से अंकुर त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब कोरोना डेटा सेंटर में आपको जल्दी से आज का कोरोना अपडेट दे देते हैं। भारत में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या अब हो गई है 27,67,273। ये है कुल संक्रमित मरीज। इनमें से कितने मरीज ठीक हुए हैं? 20,37,870 मरीज इलाज से ठीक हुए हैं और मौत का आंकड़ा है 52,889। इसके बाद जल्दी से देश की राजधानी दिल्ली में स्थिति क्या है? कुल मरीजों की संख्या हो गई है 1,56,139, जिनमें से 1,04,767, माफ कीजिएगा, ये 1,40,000 मरीज जो हैं अब तक ठीक हो चुके हैं। दिल्ली के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में क्या स्थिति है? महाराष्ट्र में स्थिति यह है कि अब तक जो कुल मरीज संक्रमित हुए हैं वो है 6,15,477। इनमें से 4,37,000 मरीज ठीक हो चुके हैं इलाज से और मौत का आंकड़ा है 20,687। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में अगस्त के पहले हफ्ते में किए गए दूसरे दौर के सीरो सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में बताया गया है कि 28.35% दिल्ली वालों में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो चुकी हैं। यानी दिल्ली की करीब 30% आबादी को कोरोना का संक्रमण होकर ठीक हो चुका है और उन्हें इसका पता भी नहीं चला। दिल्ली में दूसरे दौर के सीरो सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में 28.35% आबादी कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो गई है। 11 जिलों में सीरो सर्वे हुआ। सीरो सर्वे में 15,000 से ज्यादा लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए। इनका 18 लैब में परीक्षण किया गया। ये सर्वे अगस्त के पहले हफ्ते में किया गया। अब ये समझिए कि आखिर सीरो सर्वे होता क्या है। सीरो सर्वे में ब्लड सैंपल के जरिए जांच की जाती है। सैंपल में शरीर के एंटीबॉडीज को देखा जाता है। एंटीबॉडी कोरोना संक्रमित लोगों में बनती है। जिन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं होते उनमें भी एंटीबॉडी होती है। जो लोग अपने आप ठीक हुए हैं उनमें भी एंटीबॉडीज होती हैं। सीरो सर्वेलेंस स्टडीज जो होती है वो रैंडम सर्वेज होते हैं, ये पता करने के लिए कि डिजीज की क्या प्रेवलेंस है सोसाइटी में। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिससे एंटीबॉडीज पता चलती है ब्लड में बनी है कि नहीं। जिन लोगों में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं वो इम्यून होते हैं उस पर्टिकुलर डिजीज से। इससे पहले जुलाई के महीने में भी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की ओर से दिल्ली में सीरो सर्वे कराया गया था, जिसमें 22.86% लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पूरी दुनिया को पता है कि चीन से कोरोना वायरस का संक्रमण फैला और महामारी बन गया, लेकिन वही चीन अब कोरोना वैक्सीन जल्द बनाने का दावा भी कर रहा है। वैक्सीन बनाने वाली चीन की सरकारी कंपनी ने दावा किया है कि दिसंबर तक कंपनी की कोरोना वैक्सीन बाजार में आ जाएगी। वैक्सीन के तीसरे और अंतिम चरण का ट्रायल जारी है। वैक्सीन के 2 खुराक की कीमत करीब $130 यानी कि 9,700 रुपए आएगी। कंपनी का दावा है कि उसके पास 1 साल में 22 करोड़ खुराक बनाने की क्षमता है। चीन ने कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा तो कर लिया, लेकिन चीन की वैक्सीन बनाने की इस क्षमता से खुद उसके ही नागरिकों को टीका मिलने पर संदेह उठने लगा है। चीन की कुल आबादी 140 करोड़ है। ऐसे में सबको टीका मिलने में काफी समय लग जाएगा। वहीं यहां के अफसरों को भी ये आशंका है कि कोरोना वायरस की ये वैक्सीन अगले साल तक ही तैयार हो पाएगी, क्योंकि चीन में फिर से संक्रमण फैल गया है। और आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने आज देश के युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट की बैठक में युवाओं को नौकरी के लिए राष्ट्रीय भर्ती नीति को मंजूरी दे दी गई है।
राष्ट्रीय भर्ती नीति को जो मंजूरी मिली है वो आपके लिए जानना अहम क्यों है। देश में केंद्रीय भर्ती के लिए अब एक संस्था होगी। नया नियम फिलहाल रेलवे, बैंकिंग और एसएससी पर लागू होगा। एक ही संस्था की परीक्षा से तीनों विभागों में नौकरी मिल सकती है। एक ही आवेदन होगा, एक ही शुल्क लगेगा और एक ही परीक्षा होगी। केंद्रीय भर्ती संस्था के जरिए सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा होगी। एक बार जो परीक्षा हुई उसके अंक अगले 3 साल तक वैलिड होंगे, मान्य रहेंगे। नौकरी के लिए मुख्य परीक्षा अलग अलग विभाग कराएंगे। नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती संस्था ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी। युवाओं के लिए, नौकरी ढूंढने वालों के लिए ये बहुत अच्छी खबर, बहुत बड़ा फैसला। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.